नमस्कार। कहानी छोटी सीख बड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अंधेरी रात थी और 3 दिन से लगातार हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रह रहकर बिजली कड़कती और उसकी रोशनी में ही कुछ दिख जाता तो दिख जाता, अन्यथा चारों तरफ अंधकार में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। आवाज के नाम पर रिमझिम बारिश का स्वर, बिजली की कड़क और झुंझुर की आवाज के अतिरिक्त कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इस मौसम में शून्य सड़क पर वह तेजी से भागता जा रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वह किस दिशा में भागा जा रहा है। अभी कुछ देर पहले ही वो ओमर विला के सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा था कि अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटका और उसकी नींद खुल गई। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज आई। वह उठा और दरवाजा खोला। सामने विला की 19 साल की नौकरानी खड़ी थी। वह कुछ नशे में थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसने ना जाने क्या कहा कि वह उसके साथ विला के अंदर भागा और विला के मालिक की बेटी के कमरे में घुसा। 2 कदम कमरे के अंदर रखते ही दरवाजा बंद हो गया। उस समय विला के मालिक और मालकिन कहीं बाहर गए हुए थे। विला सन्नाटे में डूबा था और उसके साथ वह हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 2 लड़कियों ने बड़ी निर्लज्जता से उसकी इज्जत लूट ली। वह उनके चंगुल से छूटकर जिधर उसका मुंह था उसी दिशा में भागता चला गया। सुबह के 5 बज चुके थे। बारिश से भीगा वो थर थर कांप रहा था। और वह कहाँ जाए अब। गांव से भागकर वह शहर आया था। भाइयों ने बंटवारा कर लिया। माँ बाप पहले ही परलोक सिधार गए थे। 20 साल की उम्र में पढ़ाई भी अधूरी रह गई। गांव में भी उस दिन कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। उसकी नवविवाहित भाभी ने उसके साथ जबरदस्ती की और भाई ने रंगे हाथ पकड़ लिया। भाभी आंसू बहाने लगी और सारा आरोप देवर पर ही मर दिया। भाई गुस्से से बावला हो गया। वह उसे मारने दौड़ा तो वह इसी तरह भागा था। इन दोनों ही घटनाओं में उसे कोई सुख नहीं मिला। हाँ, स्त्री जाति के प्रति उसका मन नफरत से भर गया। अब इस परिस्थिति में वह कहाँ जाए, उसे समझ में नहीं आ रहा था। गांव वापस नहीं जा सकता था और यहाँ शहर में अच्छा वाला ठिकाना छिन गया था। सुबह के 10 बज रहे थे। बारिश बंद हो चुकी थी और मौसम सुहाना हो गया था और वह रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जेब में पैसे नहीं थे और भूख से बुरा हाल था। स्टेशन पर पुलिस की चहलकदमी कुछ ज्यादा ही थी और फिर एक रौबदार चेहरे वाला पुलिसकर्मी उसके सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों का भाव पढ़ के वह आतंकित हो गया। दोपहर के 12 बजे वह लॉकअप में बंद था और उसे पता चला कि ओमर विला में हत्या हो गई है। वह विला से गायब था, इसलिए शक की सुई उसकी तरफ थी। आज सुबह विला के मालिक मिस्टर रावत अपनी पत्नी के साथ विला पहुंचे और अपनी बेटी को मरा पाया। कोई सामान गायब नहीं था। गायब तो केवल 2 लोग थे। एक वह था और दूसरी वह 19 साल की घरेलू नौकरानी। मिस्टर रावत की बेटी के पेट पर चाकू के कई वार हुए थे और वह बेड पर रक्त रंजिश लाश के रूप में पड़ी थी। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने इन दोनों लापता नौकरों को ही शक के घेरे में लिया और मिस्टर रावत के संबंधों के कारण प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई और शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते सील हो गए और वह पकड़ा गया। पुलिस अपनी सफलता पर स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही थी। जब वह पकड़ा गया था तब उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और इस समय उसकी भूख प्यास मर गई थी। उसका दिमाग साई साई कर रहा था और उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। वह स्थिर आंखों से एक दिशा में एकटक देख रहा था। मिस्टर रावत ने अपनी पत्नी के साथ थाने में प्रवेश किया। लॉकअप में उस पर एक नजर डाली और एक पेपर पर साइन करके वापस चले गए। उन्हें पोस्टमार्टम के लिए इंतजार करते अपनी बेटी की लाश के पास जाना था। उसे हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और पुलिस को 1 सप्ताह की रिमांड मिल गई। वह लॉकअप में था तभी एक नए रंग रूट दरोगा ने लॉकअप में प्रवेश किया। उसे लेकर रिमांड रूम में चला गया। रिमांड रूम जहां पुलिस अपराधी से हर तरीका आजमाकर पूछताछ करती है, देखने में ही डरावना लग रहा था। पूछताछ की जिम्मेदारी उसी रंग रूट दरोगा की थी जिसकी उम्र महज 27-28 साल रही होगी। नया नया दरोगा था और घाघ अपराधियों से उसका पाला नहीं पड़ा था। अभी वह कुछ देर पहले ही घटना स्थल का मुआयना करके आया था। उसके हाथ में एक फाइल थी। उम्र तो उसकी केवल 27-28 साल की थी, लेकिन वह मनोविज्ञान से स्नातक था और यह उसका प्रिय विषय था। मेज के एक सिरे पर वह सिर झुकाए बैठा था
तो दूसरी तरफ वही दरोगा जिसकी नेम प्लेट पर लिखा था रवि प्रताप सिंह एक पेंसिल से मेज खटखटाते हुए उसे ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर आरपी सिंह ने पूछा, कुछ खाएगा? उसने ना में सिर हिलाया। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही और फिर उस दरोगा ने उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया। इंस्पेक्टर ने पानी का गिलास उसे पकड़ाया और वह गटागट पानी पी गया। 2 गिलास पानी पीकर चाय नाश्ता करके उसने सिर उठाया। इंस्पेक्टर ने उससे बड़े नरम लहजे से पूछताछ शुरू की। हाँ, तो बलराम यही नाम है ना तुम्हारा? बलराम ने सहमति से सिर हिलाया। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ही अपनी कहानी सुनाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और बेचारे बलराम ने पूरी दास्तान विस्तार से कह सुनाई। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे साथ 2 खूबसूरत लड़कियों ने बलात्कार किया और तुम भाग खड़े हुए। हाँ साहब, मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने जो कुछ कहा है सच कहा है। पता नहीं इन औरतों की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। गांव में भी एक औरत के कारण ही मैं भागा था। उस समय भी मुझे ही दोषी माना गया और आज तो मुझे कातिल ही समझा जा रहा है। यह कहकर बलराम रोने लगा। कुछ देर तक इंस्पेक्टर उसे देखता रहा, फिर उसे 1 गिलास पानी पिलाया और बैठकर सोचता रहा। रात के 12 बज रहे थे। बलराम लॉकअप में निढाल पड़ा था और इंस्पेक्टर सामने टेबल पर बैठा कोई फाइल पलट रहा था। सुबह के 10 बज रहे थे और अपने लाव लश्कर के साथ इंस्पेक्टर ओमर विला पहुंचा। उसके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम थी। कुत्ते को बलराम का कपड़ा सुंघाया गया, लेकिन वह इधर उधर घूमता रहा। लगता था जैसे वह भ्रमित हो गया हो। इधर घटनास्थल पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अपने काम में जुटी थी। 3 घंटे बाद टीम कमरे के बाहर थी और कुत्ता अंदर। कुत्ते ने बिस्तर सूंघा और कमरे का एक चक्कर लगाया और कमरे से बाहर भागा और गायब नौकरानी के कमरे में पहुंचा। वहां से निकलकर वह विला के पछवाड़े भागा और पीछे लॉन में पहुंचा और ताजा बनी क्यारी को अपने पैरों से खुरचता हुआ भौंकने लगा। और जब क्यारी की खुदाई हुई तो वहां से उस नौकरानी की लाश मिली जो पूरी तरह नग्न थी। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। केस अब उलझता जा रहा था। 2 दिन में अमर विला से 2 लाश मिली थी। दोनों की हत्या हुई थी। उमर विला से निकलते समय इंस्पेक्टर की नज़र गेट के सामने सड़क के दूसरी ओर स्थित ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और पता चला कि रात 11:30 बजे बलराम तेजी से भागता हुआ विला से बाहर निकला और 12:30 बजे रात को एक आदमी रेनकोट पहने हुए गेट के अंदर भागा। फिर 3 बजे वही आदमी बाहर निकला, लेकिन वह रेनकोट पहने नहीं था। इंस्पेक्टर ने बलराम को पहचान लिया और उस रेनकोट वाले अजनबी की भी शक्ल देखी। रोड की लाइट में उनके चेहरे तो दिख रहे थे, लेकिन रिमझिम बारिश के कारण स्पष्ट नहीं थे। इस अजनबी की केस में एंट्री ने इंस्पेक्टर को वापस विला जाने के लिए मजबूर किया। 3 घंटे की लगातार छानबीन से लॉन की झाड़ियों से वो रेनकोट मिल गया और अब कुत्ते की बारी थी। उसने रेनकोट सूंघा और पहले भागकर नौकरानी के कमरे में घुसा, फिर वहां से मिस्टर रावत की मृत बेटी के कमरे में पहुंचा। वहां से वापस नौकरानी के कमरे में आया और फिर धीरे धीरे सूंघता हुआ विला के पिछवाड़े उस जगह पहुंचा जहां नौकरानी की लाश जमीन में दबी मिली थी। फिर दर्जन भर पुलिस वालों की टीम विला की खाक छान रही थी और फिर छानबीन में आला एक कत्ल चाकू भी बरामद हो गया। 48 घंटे के बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट इंस्पेक्टर की मेज पर थी। चाकू पर उंगलियों के निशान बलराम की नहीं थे। चाकू पर मिले खून का नमूना रावत की बेटी की खून से मैच कर गया। स्पष्ट था हत्या बलराम ने नहीं की। केस तो सुलझता जा रहा था, लेकिन हत्यारा अभी भी पहुंच के बाहर ही था। मृतक के बेड पर और दरवाजे पर तो बलराम की उंगलियों के निशान थे, लेकिन नौकरानी के गले पर और उसके कमरे में तो किसी और की उंगलियों के निशान थे। नौकरानी के कमरे में कहीं भी बलराम की उंगलियों के निशान नहीं मिले। अब बलराम के ऊपर से शक की सुई घूमती हुई एक अजनबी की ओर इशारा कर रही थी। 7 दिन बीत गए, अपराधी का कोई पता न चला और पुलिस ने बलराम को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की जांच से स्पष्ट था कि बलराम निर्दोष था। न्यायाधीश सारे सबूतों की बिना पर बलराम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन बलराम ने कोर्ट से गुहार की
कि जब तक हत्यारा पकड़ा ना जाए उसे रिहा ना करें। अब जिस आदमी पर कोई आरोप ही सिद्ध ना हो उसे जेल या पुलिस कस्टडी में कैसे भेजा जाए। अंततः बलराम बरी हो गया और इंस्पेक्टर सिंह ने उसे थाने में ही खाली पड़े एक क्वार्टर में कुछ समय तक रहने की अनुमति दे दी। इस बीच 2 बार और घटना स्थल का मुआयना हुआ और पुलिस को दरवाजे के पीछे से खून में डूबे पंजे की पूरी छप मिल गई। पता नहीं कैसे पिछली बार की छानबीन में यह सब कुछ कैसे रह गया। इस रिकॉर्ड में कहीं भी इन निशानों से मिलते जुलते निशान नहीं मिले। जितने सबूत मिलने थे मिल गए और घटना स्थल की सील हटा ली गई। अब पुलिस के पास हत्यारे तक पहुंचने के 2 ही रास्ते थे। सीसी फुटेज के अलावा पूरे पंजे की छाप और आला ये कत्ल वह चाकू, इस डबल मर्डर केस को 15 दिन बीत गए थे। इसी बीच मिस्टर रावत के बड़े भाई थाने पहुंचे। वह एक शौकिया ज्योतिष थे और उस खून में डूबे पंजे के निशान की बात की। इंस्पेक्टर से कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, जो पंजे का निशान दरवाजे के पीछे पाया गया उसकी हस्तरेखा बताती है कि जिस आदमी के पंजे का यह निशान है वह आदमी 25 साल की उम्र में अपनी छोटी बहन का मर्डर करेगा। कानून ज्योतिष पर विश्वास नहीं करता और ना ही इसे सबूत की संज्ञा दी जाती है। फिर भी इंस्पेक्टर को एक रास्ता दिख ही गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर नौकरानी के भाई को गिरफ्तार कर लिया और फिर पुलिसिया पूछताछ में उसने जो बताया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 19 साल की खूबसूरत नौकरानी जिसका नाम प्रिया था, शराब पीने की शौकीन थी और निम्फोमानियक थी। उसका नाजायज संबंध अपने ही भाई से था। उस दिन उसी से मिलने वह हत्यारा संजय, जो एक गारमेंट शॉप में सेल्समैन था, रात 12:30 बजे विला में गया, लेकिन बहन को कमरे में ना पाया। कुछ ही देर में उसे अनुमान हो गया कि घर में कोई नहीं है और उसने विला के दूसरे कमरे से आती हुई आवाजों का पीछा किया। उस कमरे में प्रिया और रावत की बेटी जाने किस बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और शराब पी रही थी। आहट की आवाज सुनकर प्रिया कमरे से बाहर आई और संजय को देखकर किलकारी मारने लगी और उसे घसीटकर बेडरूम में ले गई। शराब के नशे में उन दोनों लड़कियों ने वह किया जो उन्होंने बलराम के साथ किया था। 2 बजे रात को संजय ने मिस्टर रावत की बेटी से पैसे मांगे और कुछ ऐसा बोला कि वह गुस्से से आग बबूला हो गई। बात बढ़ती गई। शराब तो वैसे भी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उन दोनों की बची खुची शराब पीकर वह भी मदमस्त हो रहा था और उसने वहीं प्लेट में रखे सलाद काटने वाले 6 इंच लंबे तीखे चाकू से रावत की बेटी पर कई वार किए और वहां से भागा। लेकिन प्रिया चिल्लाने लगी और अनजाने में ना चाहते हुए भी संजय ने उसका गला दबा दिया। उसके लाश को तो उसने लॉन में दफना दिया, लेकिन खून में डूबी मिस्टर रावत की बेटी की लाश देखकर उसे डर लगने लगा, जिसकी आंखें मरने के बाद भी खुली थी। वह 3 बजे वहां से भागा, स्टेशन पहुंचा और अपने गांव बैरागढ़ पहुंच गया। पता नहीं कैसे पुलिस बैरागढ़ पहुंच गई और वह गिरफ्तार हो गया। बेचारा बलराम निर्दोष ही फंस रहा था, लेकिन वह खुश था। एक तो उस पर कोई आरोप नहीं था और वह थाने में ही इंस्पेक्टर सिंह की कृपा से खाना बनाने का काम करने लगा। वह इस बात से सबसे ज़्यादा खुश था कि वहाँ कोई औरत नहीं थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।